एलियन में लड़के ही मेन कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब ये एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं। लड़कियां अलग अलग डायमेंशन से सिर्फ शादी के लिए आती हैं। अर्थ पर कपल्स शादी के बाद पहली रात साथ बिताते हैं, लेकिन एलियन में उल्टा होता है। शादी से पहले रात बिताते हैं और अगले दिन उनका मैजिक मिल जाता है, या कुछ ऐसा जिससे साबित होता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। एलियन में लड़कियां कई हस्बैंड्स रख सकती हैं। लगता है कि हमारी मेन कैरेक्टर कल शादी करने वाली है और अभी इस वक्त दो लड़के आपस में भिड़े हुए हैं उसे पाने के लिए। लेकिन चलो पीछे चलते हैं। जब ये सब शुरू हुआ था, वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की ओर जा रही थी अपनी फाइनल्स की पढ़ाई के लिए। तभी अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो अब लाइब्रेरी में नहीं थी। नहीं, वो अब किसी ऐसी जगह थी जो किसी जेल जैसी लग रही थी, जो अभी तो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो है कहाँ। जैसे ही उसने खुद को इस अनजान जगह में पाया, उसने देखा कि आसपास जो लोग बातें कर रहे हैं, वो किसी ऐसी भाषा में है जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। बाहर देखते हुए उसे समझ आया कि ये तो डेफिनेटली कोरिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ उसकी रूह तक हिला देती है, वो है नकाब पहने मर्द, जो उसे बहुत ध्यान से घूर रहे थे। डर ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि वो पूरी तरह से खो गई है और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ आ गई है। अचानक जब वो वहीं खड़ी थी, उसने देखा कि पास की एक बालकनी से एक लड़का उसे घूर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक और लड़का उसके पास आता है कुछ खबर लेकर। वो कहता है कि उसके बॉस को वो लड़की बहुत पसंद आ गई है और वो उससे बात करना चाहता है। वो उसे एक नेकलेस भी देता है और बताता है कि उसके बॉस की ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि उसका इंट्रोडक्शन कराया जाए। अंदर ही अंदर उसे ये महसूस हो रहा था कि ये पूरी सिचुएशन कहीं न कहीं जानी-पहचानी सी लग रही है। और फिर जब लगा कि इससे ज़्यादा पागलपन नहीं हो सकता, उसे पता चलता है कि वो हवा में उड़ सकती है। हैरान करने वाला है ना? खैर, वो लड़का उसे इशारा करता है साथ चलने का, और जब वो चलने लगती है तो एक और लड़का दिखता है जो मास्क नहीं पहने होता। तभी बालकनी वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसकी है, क्योंकि उसने उसे सबसे पहले देखा। लेकिन दूसरा लड़का बोल पड़ता है कि उसके बटलर ने लड़की को सबसे पहले देखा था। पहला लड़का बोलता है कि जिसने पहले पसंद किया, वो अब मायने नहीं रखता। फिर जो मास्क पहने था, वो अपना चेहरा दिखाता है और दूसरे से सवाल करता है कि वो ऐसा दावा कैसे कर रहा है। उसके मुताबिक लड़की ने सबसे पहले उससे आई कांटेक्ट किया था और उसे स्माइल भी दी थी। ये सुनकर दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाता है और उसे इमेच्योर पीनट कहकर चिढ़ाता है। थोड़ी बहस के बाद वो दोनों लड़की की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि अब वो किसे चुनेगी। कहते हैं, अब सोचने का टाइम नहीं है। तो लड़की अपना फैसला लेती है। वो एक लड़के को चुनती है। बाद में जो लड़का चुना गया, वो उसका नाम पूछता है। वो कहती है, यूइना। फिर वो उसका जैकेट खोलना शुरू करता है और अपनी शर्ट भी उतारता है और कहता है कि वो उसका चुनाव करने पर कभी पछताएगी नहीं, चाहे कुछ भी हो। वो कैजुअली पूछता है कि क्या उसे पहले लड़कों के साथ कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन बिना जवाब का इंतज़ार किए ही वो उसे किस करता है। फिर वो उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलियन में लड़कियों का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। वो बस मानेगा कि वो टोटल बिगिनर है और सब कुछ आराम से संभाल लेगा। जैसे जैसे दोनों के बीच चीज़ें और भी ज़्यादा स्टीमी होती जाती हैं, लड़की सोचती है कि ये कितना अच्छा फील हो रहा है। सच में, किसी ने पहले कभी उसे इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और सच में, वो जो कर रहा है, उसमें बहुत अच्छा है। बाद में जियो बटलर उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वही लड़की उसके लिए सही ब्राइड है। वो जवाब देता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था, तभी उसे पता चल गया था कि वही उसकी दुल्हन है। लेकिन अगर ये सब बस एक बिजनेस डील बनकर रह जाए, तो बड़ी शर्म की बात होगी। वो एस्ट्रा से शादी करने वाला है, तो वो बटलर से कहता है कि उसका अच्छे से ध्यान रखना। अगला दिन आता है और लड़का यूइना को तौलिया से धीरे-धीरे सुखा रहा होता है। थोड़ी देर बाद यूइना अचानक उठ बैठती है। उसे समझ आता है कि शायद वो बीच में ही सो गई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और बटलर अंदर आता है। वो पूछता है
कि क्या उसने अच्छी नींद ली, और बताता है कि मास्टर तो सुबह सुबह ही काम पर निकल गए थे। फिर वो उसे एक फैंसी सी जोड़ी चप्पलें और कुछ कपड़े देता है। बटलर समझाने लगता है कि एलियन में एक जगह है जहाँ लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं, कुछ कुछ स्कूल जैसा। वो बताता है कि जो कपड़े वो दे रहा है उसे डिवर्टा यूनिफॉर्म कहते हैं। वैसे वो उसमें कैजुअल शूज़ भी पहन सकती है, लेकिन जैसे ही यूइना कपड़ों को देखती है, वो सोचती है, ये तो स्विमसूट लग रहा है। बटलर जवाब देता है कि क्योंकि आज अटेंडेंस डे जैसा कुछ है, तो उसे यही आउटफिट पहनना होगा। यूइना सोच रही होती है कि उसने तो कभी बिकिनी भी नहीं पहनी, अब ये कैसे पहने। बटलर देख लेता है कि वो झिझक रही है, तो ऑफर करता है कि किसी को बुला ले जो उसे पहनने में मदद करे। लेकिन वो जल्दी से मना कर देती है और कहती है कि वो खुद मैनेज कर लेगी। बटलर मान जाता है और कहता है कि तब तक वो उसके लिए खाना तैयार करता है। यूइना उसे धीरे से दरवाजे से बाहर धकेलती है। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आती है, उसी आउटफिट में, और कमाल की लग रही होती है। वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है खाने के लिए। जैसे ही वो खाना शुरू करती है, वो खाने के टेस्ट से उड़ ही जाती है। इतना टेस्टी! इसी बीच बटलर सोचता है कि खाना खाते हुए ही उसे आज का शेड्यूल बता दिया जाए। वो एक लंबी लिस्ट बताने लगता है कि आज उसे क्या-क्या करना है। यूइना मन में सोचती है कि इस सब के बाद तो उसे एसिडिटी की दवाई चाहिए होगी। फिर बटलर पूछता है कि क्या उसे कोई सवाल है जो उसके मन में हो। वो पूछती है कि कल तक तो वो इनकी भाषा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी, फिर अब कैसे सब समझ में आ रहा है। बटलर बताता है कि उसके पास एक लोकस नाम का पेंडेंट है। उस पेंडेंट में ट्रांसलेशन मैजिक होता है, जिससे जो भी उसे पहनता है वो सारी भाषा ऑटोमेटिक समझ लेता है। वो ये भी कहता है कि शायद उसे जल्दी भाषा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार मोगा पेंडेंट यूज़ करने से दिमाग थक सकता है। तभी एक लड़का आता है और बताता है कि बाहर जो कैरेज है वो अब रेडी है। लेकिन ये कोई नॉर्मल घोड़े वाली कैरेज नहीं है, ये किसी मैजिक स्टोन से चलती है और बहुत तेज़ है। इससे डिवर्टा तक का सफ़र मिनटों में हो जाएगा। यूइना आखिरकार डिवर्टा पहुंचती है, एलियन की एजुकेशनल जगह। और यार, ये बहुत बड़ा है। क्लासरूम के अंदर एक औरत जिसका नाम जूलिया है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि वो सेक्सुअल एजुकेशन की एक्सपर्ट है। उसका काम है सबको सिखाना कि मना बार्गेनिंग में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। और हाँ, जूलिया ये भी सिखाती है कि कैसे सेफ रहना है। वो सबकी तारीफ करती है कि सबने यूनिफॉर्म अच्छे से पहने हैं। ये कपड़े बॉडी की सर्कुलेशन वगैरह में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एलियन के मर्दों की। उनके पास दो तरह का मना होता है। इंट्रा, जो एक स्टेबल पावर सोर्स जैसा होता है, और एस्ट्रा, जो थोड़ा एक्सप्लोसिव और अनप्रेडिक्टेबल होता है। एस्ट्रा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि औरतों में उसे अपने इंट्रा मना में बदलने की पावर होती है। काफ़ी कूल, है ना? तो सब कुछ बैलेंस में रखने के लिए मर्द और औरतों के बीच मना नेगोशिएशन ज़रूरी होता है। एलियन में यही नॉर्मल है। पता चलता है कि ये सारे स्पॉन्सर मीटिंग्स एलियन की ब्लेसिंग्स की वजह से होती हैं। यू सोच रही होती है कि वो एल्वन लड़का जो खुद को उसका स्पॉन्सर बता रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन वो सोचती है कि क्या बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है? तभी जूलिया पूछती है कि क्या किसी ने अब तक किसी से मना नेगोशिएशन नहीं किया? सब चुप रहते हैं। फिर वो समझाती है कि यहाँ ये सब डेली लाइफ का हिस्सा है। वो बताती है कि पहला टास्क है, हर लड़की को किसी भी एक मर्द का एस्ट्रेड रिसीव करना है और फिर उसे वापस कर देना है। फर्क नहीं पड़ता कौन है, बस एक बार करना है। यू अगली क्लास में जाती है, बिगिनर सोशल एजुकेशन। टीचर सोचती है कि सबके मन में एलियन की शुरुआत को लेकर सवाल होंगे। एलियन की धरती पर लोग स्टार्स की ब्लेसिंग्स से नवाजे जाते हैं। वो मना से नेचुरली गिफ्टेड नहीं होते, बल्कि मर्द बनकर पैदा होते हैं। इस यूनिक सिचुएशन की वजह से एलियन ने एक मैजिक तरीका डेवलप किया ताकि हर 3 साल में दूसरी दुनिया की औरतों को यहाँ बुलाया जा सके। यही रिचुअल है। एक लड़की हाथ उठाकर पूछती है कि उसे क्यों चुना गया।
वो बताती है कि उसे 6 लोगों की फैमिली की देखभाल करनी थी। अब सब उसी पर डिपेंडेंट हैं। उसके दादा दादी और छोटे भाई अब उसके सहारे हैं। टीचर अफसोस जाहिर करती है और कहती है कि वो बस इतना ही कह सकती है। जो भी यहाँ हो रहा है वो एलियन की मर्जी से हो रहा है। वो शेयर करती है कि जब वो पहली बार इस स्टार पर आई थी तब वो भी उतनी ही परेशान थी जितनी बाकी लड़कियां। लेकिन धीरे धीरे उसने स्टार की मर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। अब तो उसे अपनी पिछली जिंदगी का नाम भी याद नहीं है। वो सबको दिलासा देती है कि उनकी करंट सिचुएशन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी और यही वजह बनेगी कि वो एलियन में क्यों आई। क्लास के बाद यू सोच रही होती है, क्या कोई रीज़न वाकई में है कि वो यहाँ है? उसे भरोसा नहीं होता, लेकिन सोचती है कि थोड़ी देर और रुककर इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करेगी। वो सोचती है कि क्या उसकी मेमोरी धीरे धीरे मिटने लगेगी। क्या ये सब सच में स्टार्स की मर्जी है? इतने सारे सवाल घूम रहे होते हैं उसके मन में। यू अपने ख्यालों में खोई चल रही होती है, तभी गलती से किसी दूसरी औरत से टकरा जाती है। वो जल्दी से सॉरी बोलती है कि वो जोन आउट थी, लेकिन दूसरी औरत माफ़ करने के बजाय उसे गुस्से से घूरती है। यू हैरान रह जाती है कि इतनी नफ़रत क्यों मिल रही है उसे। तभी बटलर वहाँ आता है और कहता है कि अब निकलने का टाइम है। यू फिर से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत हवा में ही गायब हो जाती है। फिर जब वो कैरेज में सफ़र कर रही होती है, बटलर उससे पूछता है कि वो औरत तुम्हारी दोस्त थी, वो जो रेड यूनिफॉर्म में थी। यू अचानक नोटिस करती है कि वो लड़की एकदम अलग रंग की यूनिफॉर्म और पुराना सा ज्वेलरी पहने थी। अब उसे लग रहा है शायद उसे वहाँ और माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। एलियन में एक पूरा क्लास सिस्टम होता है। सबसे ऊपर होते हैं रे और डोमिनेंट क्लास वाले। यू का स्पॉन्सर एल्विन इसी क्लास से है। लेकिन असली पावरफुल लोग होते हैं मिलिट्री क्लास वाले। उनकी यूनिफॉर्म लाल होती है। इनके साथ 5 या उससे ज़्यादा लड़कियां जोड़ी जाती हैं। सबसे नीचे होते हैं स्लेव्स और उनके ऊपर होते हैं कॉमन क्लास वाले, जिसमें यू भी आती है। उसके ऊपर है मिडलर क्लास यानी अमीर कॉमनर्स और उनसे ऊपर है स्केलर क्लास, जिनका रंग होता है नीला। यही है अलियन की बेसिक सोसाइटी। कुछ बच्चे दिवेरता नाम की जगह में क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। माहौल अचानक तब बदलता है जब बटलर बताता है कि यहाँ छोटे लड़कों को बेचा जाता है। यू चौंक कर पूछती है, क्या मुझे उनमें से किसी को चुनना है? बिना रुके बटलर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे बेस्ट चुनना है। चलते चलते वो समझाता है कि यहाँ लड़कों को उम्र के हिसाब से रखा जाता है ताकि तुरंत यूज में लाया जा सके। यू दो उदास चेहरों वाले लड़कों को देखती है और उन्हें कैरेज में साथ चलने का ऑफर देती है। अब यू खुद को सोते हुए लड़कों से घिरी पाती है, जिनकी नींद की सांसें कमरे में गूंज रही हैं। वो बटलर से पूछती है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या इन्हें छोड़ दिया जाता है? बटलर सिर हिलाकर हाँ कहता है। यू इस सिस्टम को अजीब मानती है और कहती है कि उसके घर में तो स्लेवरी अब इतिहास बन चुकी है। वो चाहती है कि इन बच्चों को थोड़ी राहत मिले। बटलर कहता है कि उसका बॉस भी शायद ऐसा ही सोचे। बाद में जब वे एल्विन के घर पहुंचते हैं, यू बटलर से पूछती है, मैं फ्रेश हो जाऊं? बटलर बताता है कि बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आज किसी और के साथ बाथरूम यूज़ करना है। वो कपड़े लाने की बात करता है, लेकिन यू घबरा जाती है और कहती है, मैं अकेले शावर ले सकती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाती है, सोचती है, क्या किसी को यहाँ शर्म नहीं आती? वो बस जल्दी से नहाकर दिमाग ठंडा करना चाहती है। तभी उसे असाइनमेंट याद आता है और सोचती है, इस सब के बीच काम भी करना है। वो सोचती है, क्या बाथरूम में नहाना ज़रूरी है? बेडरूम में भी हो सकता है। तभी एल्विन आता है और पूछता है, नहाने जा रही हो? एल्विन कहता है, चलिए साथ चलते हैं। यू शर्मा जाती है और बोलती है, न नहीं, मैं अकेले कर लूंगी। एल्विन हंसते हुए पूछता है, क्या मेरे साथ नहाने में कोई दिक्कत है? यू जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एल्विन कहता है, तो चलो सिंपल रखते हैं, कोई इमोशनल बात नहीं, कोई मोल भाव नहीं। वो भरोसा दिलाता है,
मैं कुछ नहीं करूँगा। वो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन मान जाती है। अच्छा लगता है कि वो उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। उसे झटका लगता है जब पता चलता है कि वो जगह असल में एक जैकूज़ी है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसने सोची थी। वो पूछता है, क्या उसे अजीब लग रहा है? लेकिन वो कहती है कि सब ठीक है। फिर वो पूछता है, तापमान और खुशबू कैसी है? वो कहती है, सब बिल्कुल सही लग रहा है। वो पूछता है कि आज डाइवर्टा में उसका पहला दिन था, तो सब ठीक रहा या कोई दिक्कत हुई? वो कहती है, बस नई नई चीज़ें सीख रही है। फिर वो पूछता है कि क्या कोई मुश्किल टास्क मिला? उसे लग रहा है कि वो कुछ परेशान है। वो बताती है कि वो ठीक है। अचानक वो उसे गले लगाता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी अलेलियन जिंदगी में घबराहट हो, तो वो उसके साथ है। वो उससे पूछता है कि उसने कुछ खाया या नहीं, पहली क्लास कैसी गई, और जब वो वर्क पर था, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो कहती है कि शायद ये अजीब लगे, लेकिन उसे लग रहा है कि उसकी पुरानी दुनिया की यादें धीरे धीरे मिट रही हैं। इसी वजह से वो आज पूरी तरह से इस जगह में डूब पाई। उसे हर वक्त यही सोचते रहती है कि वो क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा और डिनर तक लौटेगा या नहीं। इवान उसकी फीलिंग्स समझ जाता है और पूछता है, क्या वो उसके साथ टाइम बिताना चाहती है? लेकिन वो कहती है कि उसे एक असाइनमेंट पूरा करना है। फिर उसे लगता है कि ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो पूछता है, क्या वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? अगर हाँ, तो वापस चलें। लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है, असाइनमेंट मैन, मना रिसीव करना है। फिर अचानक वो उसे किस कर देती है। वो ऑफर करता है कि वो उसे नहाने में मदद करेगा। जब वो शुरू करता है, तो वो बताती है कि ये उसका पहली बार है पानी में। वो कहता है, तुम मेरी केयर में हो। बाद में, जब वो बेड पर आराम कर रहे होते हैं, उसे अचानक पहला दिन याद आता है। वो कैट मास्क वाला लड़का, जिसे उसने टकराया था। वो पूछती है, क्या वो ठीक है? इवान समझता है कि वो असिलिस की बात कर रही है और कहता है कि वो एक झक्की है। वो हाँ में सिर हिलाती है। वो उसे गले लगाकर कहता है कि उसे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके मुताबिक वो बाकी लोगों की तरह ही है। आज है, कल चला जाएगा। उसे याद आता है कि उसने पहले दिन एसिलिस को क्यों नहीं चुना। वो बहुत अग्रेसिव लगा और वो उससे डर गई थी। और फिर अचानक वो लड़का रोने लगता है। इवान देखता है कि वो बेड में बेचैन हो रही है, इधर-उधर करवटें बदल रही है। वो कहता है कि अगर नींद नहीं आ रही तो थोड़ा वार्म क्रीम टी ट्राई करे। जब वो दोनों किचन में टी लेने जाते हैं, तो वो कहती है कि ये मैंशन बहुत बड़ा है और उसे डर लगता है कि कहीं रास्ता न भटक जाए। वो हंसते हुए कहता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना वो सोच रही है। वो समझाता है, सीधे जाओ तो डाइनिंग रूम, दूसरी तरफ उसकी स्टडी और ऑफिस है। हॉल से बाहर निकलो तो गार्डन मिलेगा, जिसमें खूबसूरत मार्बल फाउंटेन्स हैं। वो और दिशा समझाता है। वो पूछती है, क्या कोई जगह है जहाँ जाने से बचना चाहिए? लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। ये मैंशन अब उसका भी घर है। चाय पीते हुए इवान कहता है कि उसने काम से लौटते वक्त उसके लिए एक गिफ्ट लिया, क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। फिर वो उसे गिफ्ट पकड़ाता है और कहता है, चलो खोल कर देखो। कि वो बहुत खुश हो जाती है जब वो गिफ्ट खोलती है और उसमें पेस्ट्रीज पाती है। इवान कहता है कि ये क्रीम टी के साथ परफेक्ट रहेंगी। वो एक बाइट लेती है और कहती है कि इसका फ्लेवर उसके लिए बिल्कुल नया है। वो सोचती है कि ये लेओ और वर्टा के साथ भी शेयर करेगी। इवान पूछता है कि ये दोनों कौन हैं। वो बताती है कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें उसने स्लेव मार्केट से बचाया था। इवान कहता है कि उसे लगता है वो लोगों को खुश करने की एक खास काबिलियत रखती है, मतलब कि वो काफ़ी अच्छी है। फिर अचानक वो मस्ती में उसके चेहरे से क्रीम चाट लेता है और एक हल्की सी किस करता है। बस एक छोटी मस्ती का पल, कुछ खास नहीं। अगली सुबह वो उठती है, लेकिन देखती है कि इवान नहीं है। उसे याद आता है कि वो हमेशा बहुत जल्दी काम पर चला जाता है। वो बेल बजाती है और सोचती है कि उसे आज डिवर्टा क्लास जाना है। तभी बच्चे कपड़े और एक ट्रे लेकर अंदर आते हैं और पूछते हैं, क्या उसने उन्हें बुलाया था? लगता है वो अब उसकी मदद के लिए तैयार हैं। वो बच्चों से पूछती है, क्या चल रहा है?
बड़ा बच्चा बताता है कि अब से वो दोनों उसके साथ ही रहेंगे और उसकी मदद करेंगे जैसे बन पाए। वो पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। वो कहती है कि उसे इंस्टीट्यूशन जाना है और यूनिफॉर्म तैयार करवा देना। छोटा बच्चा कहता है कि वो उसे कपड़े पहनने में मदद करेगा। लगता है वो दोनों हर तरह से उसका साथ देने को तैयार हैं। वो हंस पड़ती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि छोटा बच्चा उसे कपड़े पहनाने में मदद कर पाएगा। इसी बीच दूसरा बच्चा उसे एक गिफ्ट और एक लेटर देता है जो उसके लिए आया है। वो हैरान रह जाती है जब उसमें एक नेकलेस मिलता है। वो सोचती है कि ऐसा गिफ्ट उसे किसने भेजा होगा। फिर वो लेटर खोलती है और चौंक जाती है जब देखती है कि वो एसिलिस ने भेजा है। वो सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा तोहफा क्यों भेजा। वो नेकलेस को देखती रहती है, सोच में पड़ जाती है। बड़ा बच्चा पूछता है, क्या वो इसे पहनने वाली है? वो हाँ कहती है और नेकलेस लेओ को देती है और वेरडा को कहती है जल्दी से उसकी रिबन बांध दें। उसे एहसास होता है कि वो बहुत लेट हो रही है। जल्दी में वो डिवर्टा क्लास की ओर दौड़ पड़ती है क्योंकि वो सच में देर से पहुंच रही है। वो क्लासरूम के दरवाजे से झांकती है ये देखने के लिए कि उसने कितना मिस कर दिया। टीचर उसे आगे वाली सीट की ओर इशारा करता है जबकि मिस जूली उसे बुलाती हैं कुछ टेस्ट करने के लिए जो उनके हाथ में है। वो सोचती है कि ये क्या हो सकता है। जूली हंसती हैं और सबको छेड़ते हुए कहती हैं कि सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। उनके चेहरों से लग रहा है कि शायद काफ़ी लोग कल रात मना एक्सचेंज में बिजी थे। जूली बताती हैं कि उनके हाथ में जो चीज़ है वो एक मैजिक टूल है जो असाइनमेंट को ग्रेड करेगा। वो तय करती हैं कि लेट आने वाली यू इसे पकड़े। यू उस टूल को लेती है लेकिन अचानक वो फट जाता है और उसमें से एक अजीब सा पिंक फिगर बाहर आता है जो कुछ ब्रिलियंट बोलता है। जूली हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि ये इनक्रेडिबल है। ये पूरी तरह से सरप्राइज ट्विस्ट होता है जिससे सब चौंक जाते हैं। जूली यू का असाइनमेंट देखती हैं और सोचती हैं कि उसने गजब का काम किया है। वो कहती हैं कि यू ने अपने एफर्ट्स से बहुत सारा मना हासिल किया है। फिर वो पहले स्टूडेंट को बुलाती हैं कि वो भी अपना काम दिखाए। जब सब स्टूडेंट्स अपनी बारी से अपना काम दिखा चुके होते हैं तो जूली एक अनाउंसमेंट करती हैं। वो कहती हैं कि अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने पहला असाइनमेंट किया है, उनमें यू ने सबसे ज़्यादा मना बटोरी है। अब तक बस एक और स्टूडेंट ने ऐसा किया है, स्टूडेंट लीडर मिस फेलिसिया। ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि यू ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा खासा मना बटोर लेना एक बात है, लेकिन बाद में उस मना को कैसे यूज़ किया जाए, ये और भी ज़रूरी है। ये उनकी खुद की एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि वो समझें कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें।